Hello guys, today we start class 12th केमिस्ट्री। तो क्लास 12th की केमिस्ट्री का हम चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं आज, जिसका नेम है सरफेस केमिस्ट्री। सो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सरफेस केमिस्ट्री तो पहले पता होना चाहिए सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है। सरफेस केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो डील करती है फिनोमेना से, जो सरफेस के साथ फिनोमेना होते हैं और इंटरफेसेस होते हैं, जो जैसे कोरोजन है, कैटालाइसिस है, क्रिस्टलाइजेशन है। ये जो भी मतलब सरफेस के साथ या सरफेस से रिलेटेड प्रोसेस होती हैं, उस ब्रांच को बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। फर्स्ट आता है आपका एड्जॉर्प्शन, जो डिटेल में पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन भी है लेकिन वो डिटेल में नहीं है। तो एड्जॉर्प्शन क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एड्जॉर्प्शन एक प्रॉपर्टी होती है मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने की और रिटेन करने की। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल इज नोन एज एड्जॉर्प्शन। ये मेन होता है, एक बल्क फिनोमेनन है, लेकिन जिसका अपोजिट है एब्जॉर्प्शन है, वो एक सरफेस का फिनोमेनन है। ठीक है, इसमें जैसे एग्जांपल लें कि आइस, जो मान लो कुछ भी है, जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे द मॉलिक्यूलर स्पीसीज एक्यूमुलेट एट द सरफेस। मतलब जिस सरफेस पे मॉलिक्यूलर सरफेस, मतलब कोई भी सरफेस है, उस पे अगर कोई सब्सटेंस एड्जॉर्ब होता है तो वो होती है एड्जॉर्बेट, और जो सब्सटेंस मटेरियल है वो जो एड्जॉर्ब होता है वो होता है एड्जॉर्बेंट। जैसे कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, NB3, ये सारी गैसेस क्या हैं, चारकोल पे क्या होती हैं, एड्जॉर्ब्ड होती हैं। तो मतलब जो एड्जॉर्ब हो रही हैं वो होता है एड्जॉर्बेट, और जिस सरफेस पे हो रही है वो एड्जॉर्बेंट। फिर एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे जो मतलब गुड एड्जॉर्बेंट होते हैं वो कौन से होते हैं। सिलिका जेल होते हैं और चारकोल, ये दो गुड इनको बोला जाता है एड्जॉर्बेंट्स। सिलिका जेल्स और मेटल्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन सिलिका जेल और चारकोल्स ज़्यादा मतलब बढ़िया प्रेफर किए जाते हैं एड्जॉर्प्शन के लिए। फिर इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एड्जॉर्प्शन की? इट इज़ स्पेसिफिक एंड सिलेक्टिव इन नेचर। स्पेसिफिक होता है, एड्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, देयरफॉर जो डेल्टा एस है या डेल्टा जी है या डेल्टा एच है, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी, वो भी नेगेटिव होगी। डेल्टा जी मतलब जो एंट्रोपी है वो भी नेगेटिव होगी। डेल्टा एच तो स्पॉन्टेनियस है, मतलब तीनों चीज़ नेगेटिव होती हैं। तो एड्जॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। उसके बाद है हाइड्रोजन का H2 का Pt के ऊपर एड्जॉर्ब होना अकल्शन होता है। H2 का Pt के ऊपर, प्लेटिनम के ऊपर एड्जॉर्ब होना अकल्शन होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्मॉल सी डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या होता है? तो एड्जॉर्प्शन को जो आप रिवर्स कर देते हो वो होता है डिसॉर्प्शन। द रिवर्स ऑफ एड्जॉर्प्शन इज नोन एज डिसॉर्प्शन। नेक्स्ट है एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस। तो एड्जॉर्प्शन क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज। तो एक बल्क फिनोमेनन है और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? इक्वल यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पार्टिकल्स। एड्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेनन है, एब्जॉर्प्शन एक सरफेस का मतलब बल्क फिनोमेनन है। एड्जॉर्प्शन शुरू में यानी रैपिड होता है, शुरू में बहुत तेज होता है। एड्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म रेट, मतलब सेम रेट पे चलता है, चेंज नहीं करता। उसके बाद है सोर्प्शन। सोर्प्शन, व्हाट डू यू मीन बाय सोर्प्शन? व्हेन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ टेक प्लेस सिमुलटेनियसली। मतलब एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन जब दोनों एक साथ होते हैं तो उसको बोलते हैं सोर्प्शन, और एड्जॉर्प्शन के रिवर्स को क्या बोलते हैं? डीसोर्प्शन। फिर आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। कहीं पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन भी होते हैं, नेगेटिव एड्जॉर्प्शन भी होते हैं। जैसे कि ब्लड है, ब्लड पॉजिटिव है। हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन नेगेटिव एड्जॉर्प्शन है। ये जैसे आपको यहाँ पे। फिर आगे डिफरेंस आता है एड्जॉर्प्शन के टू टाइप्स के बीच में। एड्जॉर्प्शन के टू टाइप्स होते हैं, फिजियोसोर्प्शन एंड कैमियोसोर्प्शन। इसमें डिफरेंस कम दे रखा है, मैं आपको और एक्स्ट्रा डिफरेंस बताऊंगा इनमें। फिजियोसोर्प्शन और कैमियोसोर्प्शन।
सिंपल सा डिफरेंस है फिजियोसॉर्प्शन। फिजियोसॉर्प्शन में क्या होता है, वीक वंडरवॉल फोर्स होता है, और केमियोसॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है बॉन्ड्स के बीच में। फिजियोसॉर्प्शन के लिए एंथैल्पी यानी टेम्परेचर लो चाहिए होता है। एंथैल्पी 20 to 40 किलो जूल्स के बीच में चाहिए होती है, लेकिन केमियोसॉर्प्शन में 40 to 400 मतलब हाई एंथैल्पी चाहिए होती है। फिजियोसॉर्प्शन प्रोसेस रिवर्सिबल इन नेचर है, केमियो रिवर्सिबल इन नेचर नहीं होती, इरिवर्सिबल इन नेचर है। फिजियो स्पेसिफिक नहीं है नेचर में, जो केमियोसॉर्प्शन है इट इज़ स्पेसिफिक इन नेचर। फिजियोसॉर्प्शन मल्टी मोलिकुलर लेयर बनाता है, लेकिन केमियोसॉर्प्शन क्या बनाता है, यूनिमोलिकुलर लेयर बनाता है। जो फिजियोसॉर्प्शन है नो कंपाउंड रिमेन, कोई एक्टिवेटेड कंपाउंड नहीं बचता फिजियोसॉर्प्शन में, केमियोसॉर्प्शन में बचता है। तो ये कुछ डिफरेंस है फिजियो और केमियोसॉर्प्शन के बीच में। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो एडजॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। एक तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, कि कैसा नेचर है एडजॉर्बेंट का। सेकंड है सरफेस एरिया एडजॉर्बेंट का, जितना सरफेस एरिया ग्रेटर होता है उतना ही एडजॉर्प्शन अच्छे से होता है। नेचर ऑफ गैस बीइंग एडजॉर्ब्ड, जितना क्रिटिकल टेम्परेचर उतना होगा तो ग्रेटर वंडरवाल फोर्स होगा, तो एडजॉर्प्शन भी उतना ग्रेटर होगा। मतलब कि क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वंडरवॉल फोर्स उतना ही कम होगा। जैसे नीचे एग्जांपल दे रखा है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड। इनके क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखे हैं, तो जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही गैस अच्छे से एब्जॉर्ब होगी। उसके बाद है टेम्परेचर। तो अब मैंने बताया एब्जॉर्प्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो गैस प्लस सॉलिड यानी गैस एड्जॉर्ब ऑन सॉलिड, यानी सॉलिड एड्जॉर्बेंट हो गया, गैस एड्जॉर्बेट होगी। तो गैस जब एड्जॉर्ब होगी ना सॉलिड पे तो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, साइड से हीट जरूर निकलेगी। उसके बाद है ली चार्टल प्रिंसिपल। ली चार्टल प्रिंसिपल कहता है आपका लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो प्रेशर एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर इंक्रीज होता है एड्जॉर्प्शन के साथ। एक्टिवेशन मीन इंक्रीजिंग द पावर ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेंट की पावर को इंक्रीज करती है एक्टिवेशन। दिस कैन डन बाय सब डिवाइडिंग द सॉलिड एड्जॉर्बेंट और रिमूविंग द गैसेस, गैस को रिमूव करके एड्जॉर्बेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड करके हो जाता है। फिर आता है इंपॉर्टेंट, जिसमें IIT JEE में क्वेश्चन पूछा जाता है, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होती है, सिंपल डेफिनेशन क्या है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की, एक सिंपल आपका जो x/m है और वर्सेस उसके प्रेशर के जो ग्राफ बनता है उसी को बोलते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। मास ऑफ गैस एड्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ, यानी जो x है वो है मास ऑफ गैस एड्जॉर्ब, mm पर ग्राम कितने ग्राम में हुआ, वर्सेस प्रेशर के जो ग्राफ बनता है उसको बोलते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। फिर आती है फ्रंटलिक आइसोथर्म। फ्रंटलिक आइसोथर्म इसको बोलते हैं, पूरी क्वेश्चन होती है x/m इक्वल टू KP1/n। वैसे हम लोग लेके करते हैं दोनों साइड, जब लोग लगाते हैं दोनों साइड तो लोग के P1/n हो जाता है, तो मतलब लोग m इंटू एन हो गया। तो हम इसको अलग कर लेते हैं, लोग m प्लस लोग n, लोग k प्लस लोग P⁴ और n की वैल्यू जो है यहाँ पे जान दिख रहा है आपको K में, इसकी n की वैल्यू होती है 0 to 1 के बीच में। कोई भी केस उठाओगे 0 to 1 से बाहर n की वैल्यू नहीं होगी। ये देखो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 हाईएस्ट प्रेशर पे लिया गया है। जब हम लोग लेते हैं तो लोग m प्लस लोग n ये अलग हो जाता है, और जो ये 1/n आया है इसको क्या बोलते हैं, जो लोग k प्लस 1/n लोग p है, 1/n है ये आपकी स्लोप है, जो 1/n है ये आपकी स्लोप है, और जो लोग k है ये आपका इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन होती है। फिर आती है लैंगमुयर एडसोर्प्शन आइसोथर्म। दो एडसोर्प्शन थ्योरम थी, फ्रेंडलिक और लैंगमुयर। तो लैंगमुयर ने कहा था कि डिग्री जो एडसोर्प्शन की डिग्री है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई के, ई मतलब सरफेस एरिया की फ्रैक्शन के। तो आपको ग्राफ दिखा रखा है यहाँ पे, और जो इक्वेशन बनती है x/m इक्वल टू KP, और देखो n की वैल्यू 1/n 0 to 1, ऑल केसेस में 1/n 0 to 1 ही रहेगा। फिर एडसोर्प्शन आइसोथ बार आता है कि फिजिकल एडसोर्प्शन में यह टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। एडसोर्प्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है, फिजिकल में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और केमियो में इंक्रीज हो जाता है। मतलब पहले तो इंक्रीज होगा फिर बाद में डिक्रीज होगा।
ठीक है, ये दिखा रखा है। फिर आता है आपका एडजॉर्प्शन की एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम एडजॉर्प्शन का। तो हाई वैक्यूम प्रोड्यूस करने के लिए सिलिका जेल, एल्यूमिनियम जेल्स को यूज़ करने के लिए एक एडजॉर्बेंट ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है ना ये। फिर है रिमूवल ऑफ कलरिंग मेटल, सॉल्यूशन से कलर हटाने के लिए हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस में यूज़ किया जाता है। इंडिकेटर्स में क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में इसके ऊपर जेई के क्वेश्चन आते हैं। फिर है कैटालाइसिस। कैटालाइसिस क्या होता है? कैटालिस्ट इज ए केमिकल सब्सटेंस। कैटालिस्ट केमिकल सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन का रेट है उसको इंक्रीज कर देता है। कोई भी रिएक्शन है, कैटालिस्ट उसमें क्या करता है? रेट को बढ़ाता है। जैसे कई एग्जांपल हैं। अब जब अमोनिया प्रिपेयर होता है, कौन सी प्रोसेस से प्रिपेयर होता है? हेबर प्रोसेस। उसमें कैटालिस्ट कौन सा डलता है? FeO, आयरन ऑक्साइड डलता है। फिर है सल्फ्यूरिक ऑक्साइड प्रेजेंट। आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, वो कैसे प्रिपेयर होता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। उसमें कौन सा कैटालिस्ट डलता है? V2O5, वेनेडियम ऑक्साइड। जो वेजिटेबल होती हैं उनकी ऑक्सीडेशन में यूज़ की जाता है, उसमें कौन सा कैटालिस्ट डलता है? निकल। आपका HNO3, नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर किया जाता है ओस्टवाल प्रोसेस में, उसमें क्या डलता है? उसमें प्लेटिनाइज्ड एस्बिटोस डलता है। देखो लिख रखा है FeO डलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, V2O5 डलता है, वेनेडियम ऑक्साइड। और डेकोन प्रोसेस होती है, उसमें डलता है CuCl2। और एक होती है आपकी लेड चैम्बर प्रोसेस, H2SO4 के सल्फ्यूरिक एसिड के लिए उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड डलता है NO। एक कैटालिस्ट में भी पॉजिटिव, कैटालिस्ट पॉजिटिव हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। अगर नेगेटिव कैटालिस्ट है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा। फिर एक रिएक्शन को कैटालिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे बड़ी बात यह है कि एक कैटालिस्ट को रिएक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जो रिएक्शन स्लो होती है उसी को कैटालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जो रिएक्शन पहले से ही फास्ट है उस रिएक्शन को कभी कैटालिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है टाइप ऑफ कैटालिस्ट। दो टाइप के कैटालिस्ट होते हैं, होमोजीनियस कैटालिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। डिफरेंस क्या होता है? होमोजीनियस कैटालिस्ट तो वो जो हमने कैटालिस्ट डाला उसकी स्टेट, मान लो ये मैंने NO, नाइट्रिक ऑक्साइड कैटालिस्ट डाला, इसकी स्टेट, और जो मैंने ये रिएक्टेंट डालने हैं SO2 + O2, इसकी स्टेट, ये मैच करनी चाहिए दोनों। यानी जो ब्रैकेट में गैस लिखा है मैंने वो स्टेट मैच करनी चाहिए, तब तो होमोजीनियस है। अगर मान लो कैटालिस्ट की स्टेट अलग है और रिएक्टेंट की स्टेट अलग है, जैसे इसमें इसकी सॉलिड है, इसमें इसकी स्टेट अलग है कैटालिस्ट की, तो अगर स्टेट डिफरेंट है रिएक्टेंट और कैटालिस्ट की तो हेट्रोजीनियस है, स्टेट सेम है तो वो होमोजीनियस कैटालिस्ट है। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट, मतलब वही कि फीचर क्या है कैटालिस्ट के, तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, कैटालिस्ट अनचेंज रहता है मास में। ठीक है। फिर है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में कैटालिस्ट डज नॉट इन्फ्लुएंस द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। मतलब कैटालिस्ट जो आपका रिएक्शन का मिक्सचर है उसमें कंपोजिशन नहीं लेता, मतलब उसमें मिक्स नहीं होता। उसके बाद है प्रोमोटर्स एंड पॉइजन्स। प्रोमोटर्स क्या होते हैं? प्रोमोटर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। प्रोमोटर वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं दैट एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ ए कैटालिस्ट, जो एक एनहेंस कर मतलब कि इंक्रीज करते हैं कैटालिस्ट की एक्टिविटी को। और एक होता है पॉइजन। अब मैं पॉइजन का एग्जांपल आपको एक देना चाहूँगा। 12th में एक रिएक्शन है, फेमस रिएक्शन, रोजनमंड रिएक्शन। उसमें क्या होता है, जो आपका एसिड क्लोराइड है वो आपका एल्डिहाइड में रिड्यूस होता है। तो जब हम एसिड क्लोराइड को उसको हाफ रिडक्शन बोलते हैं, क्योंकि अगर हम उसका मतलब पार्शियल रिडक्शन बोलते हैं, अगर हम उसका कंप्लीट रिडक्शन कर देते हैं तो एल्डिहाइड की बजाय अल्कोहल बन जाता है। तो उसमें हम BaSO4 डालते हैं और PD डालते हैं, लेकिन आपने देखा होगा उसमें हम अलग लिखते हैं सल्फ़र। वो सल्फ़र क्या करता है? वो पॉइजन सल्फ़र होता है। रिएक्शन में लिखते हैं हम पॉइजन बाय सल्फ़र। वो एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है क्योंकि वो पॉइजन है एक। उसके बाद है एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या है? डिफ्यूजन होता है रिएक्टेंट का कैटालिस्ट की सरफेस पे। एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की सरफेस पे रिएक्टेंट एडजॉर्ब होते हैं। अकोरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन कैटालिस्ट, केमिकल रिएक्शन अकर होते हैं जो आपकी सरफेस पे कैटालिस्ट की। डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कैटालिस्ट सरफेस, रिएक्टेंट का डिसॉर्प्शन होना मतलब एडजॉर्प्शन रिमूव हो जाना, वो भी कैटालिस्ट करता है। डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन
प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द कैटालिस्ट। जो डिफ्यूज़न है रिएक्शन का, वो प्रोडक्ट दूर लेके जाता है कैटालिस्ट की सरफेस से। ये देखो बता रखा है इसने, ये कैटालिस्ट है, प्लस ए प्लस बी कोई भी रिएक्टेंट डाला होगा तो एडजॉर्प्शन होता है कैटालिस्ट पे। कैटालिस्ट की सरफेस ये होती है ना, तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन होता है। चलिए नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट फीचर क्या होते हैं सॉलिड कैटालिस्ट के। इम्पोर्टेंट फीचर रहते हैं एक्टिविटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। द एक्टिविटी ऑफ ए कैटालिस्ट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ कैमियोसोर्प्शन। कैमियोसोर्प्शन की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है एक कैटालिस्ट की एक्टिविटी, फिजियोसोर्प्शन की नहीं, कैमियोसोर्प्शन की। द एडजॉर्प्शन शुड बी रीजनेबल स्ट्रॉन्ग बट नॉट सो स्ट्रॉन्ग दैट दे बिकम इमोबाइल एंड नो स्पेस इज अवेलेबल। इमोबाइल होते हैं जो, मतलब आपने इमोबाइल पढ़ा होगा, इमोबाइल आपकी वो जो आपने सेमीकंडक्टर पढ़ा है ना फिजिक्स में, जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं उसके जो साथ में डिप्लेशन लेयर होती है, उसमें एक वर्ड आता है इमोबाइल आयंस। इमोबाइल यानी फ्री फ्रॉम चार्ज। नेक्स्ट है सिलेक्टिविटी। द सिलेक्टिविटी ऑफ ए कैटालिस्ट इज इट एबिलिटी टू डायरेक्ट ए रिएक्शन। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट देने की रिएक्शन, मतलब कि सिलेक्टिविटी, मतलब मान लो मैंने FeO डाला आयरन ऑक्साइड, तो पर्टिकुलर है वो मेरे को अमोनिया ही देगा, वो पर्टिकुलर है वो मेरे को अमोनिया ही देगा। जैसे मान लो मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन डाल के मीथेन बनाई, उसमें निकल कैटालिस्ट डाला, तो मतलब निकल कैटालिस्ट मेरा एक सिलेक्टिव है, वो सर्टेन प्रोडक्ट देगा, वो प्रोडक्ट चेंज नहीं करेगा अपना। समझे? ये शेप सिलेक्टिव आपके +2 के सिलेबस में इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन आगे जो IIT JEE है उसमें तो सारा सिलेबस आता है, जो आपका सिलेबस कट है वो भी आएगा। तो अकॉर्डिंग टू +2 ये सब चीज़ें आपके अभी पढ़ने की नहीं है। मैं सीधा लेके चलता हूँ आपको अगले सिलेबस पे आपके। चलिए जी, इसमें तो इतना ही है। ये कुछ एंजाइम के, क्योंकि एंजाइम तो आपने ना बायोमोलिक्यूल्स में काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं। जैसे एंजाइम, ये सारा आपका बायोमोलिक्यूल्स का ही है, जितना एग्जांपल दे रखे हैं 1 2 3 4, ये सारे बायोमोलिक्यूल्स के हैं। जैसे सक्रोज है, आपको पता है सक्रोज जब हाइड्रोलाइज होते हैं, यानी सक्रोज में वाटर ऐड करते हैं, तो वो 2 पार्ट में ब्रेक होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो वो जो एंजाइम डला है ये इन्वर्टेज, कैटालिस्ट में फिर सारा आ जाता है इन्वर्टेज। अब जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज हाइड्रोलाइज नहीं होता क्योंकि ये आपका पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल है। तो C6H12O से ग्लूकोज है, इसमें एंजाइम डाला जेडमेज। अगला स्टार्च है, इसमें एंजाइम डाला डायस्टेस। अगला यूरिया में डाला यूरिएस। तो अलग अलग कैटालिस्ट डलते हैं। तो बस इसमें बेसिक सा ये बता रखा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है IIT JEE में, यहीं से एग्ज़ाम के लिए कुछ भी पूछ लेते हैं वो। मेन क्वेश्चन आइसोथर्म पे भी आता है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एडजॉर्प्शन पे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, और कैटालिस्ट पे पूछते हैं काफ़ी क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। अब बाकी जो पार्ट 2 है सरफेस केमिस्ट्री का, वो भी मैं करवाऊँगा आपको बहुत जल्द। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर देना यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, पार्ट 2 लेके आऊँगा सरफेस केमिस्ट्री का, कोलॉइड पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब के लिए बाय।